हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को, जो कि हमारी है क्लास 11th की केमिस्ट्री की। आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों की ये डिमांड रही है कि सर हमें फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाइए। तो क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आप उसको जाकर के प्ले लिस्ट में आसानी से देख सकते हैं, चैनल की प्ले लिस्ट में। पर आज से शुरू हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, और मेरी कोशिश रहेगी कि जिस तरह मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई है और कहीं पर भी आपकी कोई बेसिक सी जो चीजें रही होंगी उसको जहां जहां पर उसकी आवश्यकता होगी उसको वहीं पर हमने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक वही मेथड हम यहां पर यूज करेंगे। केमिस्ट्री पढ़ाते समय भी पूर्व ज्ञान यानी कि पिछली क्लासेस में जो जो सिद्धांत आए होंगे, यदि आप वो भूल गए होंगे तो उनको हम यहीं पर एक्सप्लेन करते चले जाएंगे, जिससे कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पीछे की कोई चीज आती नहीं है जिस कारण से आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी संभावना आपके साथ बिल्कुल नहीं आएगी कि आपको कोई चीज समझ में ना आए। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको डेप्थ में जाकर के बिल्कुल पढ़ाऊं और आपको इंटरेस्ट भी आए, कोशिश करेगी मेरी। तो वे शुरू करते हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि रसायन विज्ञान, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, फर्स्ट चैप्टर है। तो यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले कि आखिर रसायन विज्ञान जिसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, आखिर ये है क्या। प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान की यदि हम परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम किसी पदार्थ की संरचना, किसी पदार्थ के गुणधर्म, किसी पदार्थ की अति सूक्ष्म संरचना और किसी पदार्थ की अन्य पदार्थों के साथ जो परस्पर क्रियाएं होती है, इन बातों का हम अध्ययन करते हैं। तो इसी परिभाषा को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैंने क्या कहा, रसायन विज्ञान में पहली बात हमने क्या कही कि किसी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। दूसरा हमने कहा पदार्थ के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा हमने कहा उसकी अति सूक्ष्म संरचना का अध्ययन करते हैं। और चौथा हम कह रहे हैं कि हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि उसका अन्य पदार्थों के साथ वो क्या क्रिया करेगा, इसका भी अध्ययन करते हैं। अन्य पदार्थों के साथ क्रिया। पहले तो हम इन बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले पदार्थ का अध्ययन मतलब कोई भी पदार्थ किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि अभी हम इसी चैप्टर में ये डिटेल में पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थ जो होते हैं बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होते हैं, जबकि कुछ पदार्थ एक से अधिक हम कह सकते हैं तत्वों का मिश्रण होता है। तो यहां पर हम ये करेंगे अध्ययन कि कोई जो पदार्थ है वो किस प्रकार से बना हुआ है, उस पदार्थ की संरचना कैसी है, किन से मिलकर के बना हुआ है। मान लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जल का। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जल का ले रहे हैं, और आप जानते हैं जल का जो सूत्र होता है वो होता है H2O। तो यदि किसी पदार्थ हम जल का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि पदार्थ किस किस से मिलकर के बना हुआ है। एक मिल रहा है हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन से मिलता है और दूसरा ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, इससे मिलकर के बना है। अब दूसरी बात आती है कि गुणधर्मों की। गुणधर्म क्या हुए? गुणधर्मों में हम मुख्य रूप से दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा होता है रासायनिक। भौतिक गुणधर्म का जहां तक बात है कि कोई भी जो हमारा पदार्थ है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके भौतिक गुण का अर्थ है कि उसका रंग क्या है, उसका किस अवस्था में है, वह उसका स्वाद कैसा है, और इसको यदि हम गर्म कहेंगे तो कब यह क्या हो जाएगा, वापराइज हो जाएगा, यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तन कर देगा। इन सब बातों का, वो किन पदार्थों के साथ विलय होगा, इन सब बातों का अध्ययन हम करते हैं भौतिक गुणों के अंतर्गत। जैसे हमने जल का एग्जांपल लिया है, जल की यदि बात करी जाए तो आप जानते हैं जल क्या है, एक रंगहीन, स्वादहीन। आप जानते हैं जल को आप देखेंगे उसका कोई कलर नहीं दिखेगा आपको, उसको यदि टेस्ट करेंगे तो उसमें कोई स्वाद नहीं आता। यदि हम देखें कि जल कैसी अवस्था में, तो वह है द्रव अवस्था में। यदि हम देखें ये बॉयल कब होता है, तो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, इसका क्वथनांक है। और यह कुछ अन्य पदार्थों के साथ क्या हो जाता है, विलय भी हो जाता है। तो यह सब बातें किसको इंगित करती है, यह जल के भौतिक गुणों को प्रदर्शित करती है।
अब बात करें रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुणों का अर्थ है कि यदि हम जल को किन्हीं अन्य पदार्थों के साथ मिक्सअप करें तो उनसे क्या नए नए पदार्थ बनेंगे, इसमें क्या क्या परिवर्तन आएगा, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत करेंगे। तो मुझे लगता है गुणधर्मों की आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरी बात करते हैं कि अति सूक्ष्म संरचना। ये अति सूक्ष्म संरचना के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो पदार्थ है वह किस प्रकार से बना हुआ है। उसका जो सबसे छोटा एक कण है जिसको हम अणु कह रहे हैं या आप कह सकते हैं परमाणु है, उसकी संरचना कैसी है। तो यदि जल के बारे में बात करी जाए तो हम जानते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के निर्माण करते हैं। तो यह हमारी क्या है, उसकी अति सूक्ष्म संरचना है। यानी कि हाइड्रोजन जिसे हमने यहां पर H2O से प्रदर्शित किया है, ये क्या है, एक अणु है। अणु, परमाणु, पदार्थ, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में फिर से चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में। तो फिलहाल अब ये ध्यान रखिए कि जो जल की संरचना के बारे में बात करें, यदि अति सूक्ष्म संरचना, तो जल की जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं, जल के अणु का निर्माण कर रहे हैं। इनके बीच में जो हमने एक ऐसी लाइनें खींची है, ये इसमें प्रदर्शित करती है इनके बंध को, यानी कि इनके बीच की बॉन्डिंग को। उसको भी हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। अब आती है अन्य पदार्थों के साथ क्रिया। तो जब जल को अन्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है तो किस प्रकार से गुणधर्म, किस प्रकार से व्यवहार करता है, इन बातों का अध्ययन हम क्या करते हैं, अन्य पदार्थों के साथ क्रिया के अंतर्गत करते हैं। तो मुझे लगता है इस एग्जाम्पल से आपको रसायन विज्ञान की जो परिभाषा होती है वो एग्जैक्ट क्लियर होगी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं। यहां हमने केवल एक पदार्थ यानी कि केवल जल के संदर्भ में इस परिभाषा को क्या करा है, एक्सप्लेन किया। तो इतनी बात तो हमारे को समझ में आ गई। अब हम ये देखें कि रसायन विज्ञान क्या होता है, ये तो बात आ गई। अब रसायन विज्ञान का हम कह सकते हैं आखिर विकास कैसे हुआ। तो यदि विकास के बारे में चर्चा करें रसायन विज्ञान के, तो हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान जब से मानव जाति की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई है तब से रसायन विज्ञान का विकास निरंतर चल रहा है, निरंतर हो रहा है, अनवरत रूप से, यानी कि बिना रुके ये पूरा का पूरा विकास इसका चलता जा रहा है। तो अब इसी बात को समझते हैं रसायन विज्ञान का विकास। तो अब हम समझते हैं रसायन विज्ञान के विकास की, क्योंकि कोई भी विज्ञान केवल 1-2 दिनों में या 1-2 वर्षों में या केवल कुछ वर्षों में ही डेवलप होकर के अपने उच्चतम स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान भी प्रारंभ से शुरू होकर के, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब से मानव जाति की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के वर्तमान समय तक लगातार इसमें नई नई खोजें, लगातार नए नए सिद्धांत इस क्षेत्र में आते रहे हैं, जिसके द्वारा ये वर्तमान के चरम स्थिति तक पहुंच पाया। अब हम कहें रसायन विज्ञान का जो विकास है लगभग कब से हम इसको माने, तो हम शुरू कर रहे हैं रसायन विज्ञान की शुरुआत हम कहते हैं 350 से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच में। रसायन विज्ञान में जो डेवलपमेंट हुआ वो मुख्य रूप से हुआ वैज्ञानिक उपकरणों के संबंध में। किसके संदर्भ में? वैज्ञानिक उपकरण। और इसी संदर्भ में हम एक विशेष वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं कि जिन्होंने रसायन विज्ञान के डेवलपमेंट में अपना काफी सारा योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके जीवन का जो उद्देश्य था या इस रसायन विज्ञान में जो भी उनका योगदान रहा, उसका जो उनका मूल उद्देश्य था वो केवल एक था। वो 2 चीजों की खोज करना चाहते थे। एक वो खोज करना चाहते थे अमृत की, और दूसरा वो खोज करना चाहते थे पारस पत्थर की। अब आप जानते हैं अमृत और पारस पत्थर के क्या गुण होते हैं। अमृत इसका अर्थ है एक ऐसा द्रव्य, एक ऐसा रसायन जिसको यदि कोई जीव यदि पी ले, उसको ग्रहण कर ले, तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। और ठीक उसी प्रकार से यदि हम पारस पत्थर की बात करें तो पारस पत्थर एक इस प्रकार का एक हम कह सकते हैं यंत्र कह सकते हैं, कह लीजिए, या कोई एक ऐसा पदार्थ कह लीजिए कि उसको जब किसी धातु से हम स्पर्श कराएंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? सोने में परिवर्तित हो जाएगा। वो लोहे को सोने में बदलने का गुण रखता हो। इस प्रकार के हम उपकरण को, उस प्रकार के पदार्थ को हम नाम दे देते पारस पत्थर। तो अल्केमिस्ट का जीवन का केवल यही 2 उद्देश्य थे कि वो अमृत की और पारस पत्थर की खोज करना चाहते थे। और इसी संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे रासायनिक प्रयोग करे, विभिन्न प्रकार के उपकरणों का निर्माण किया, पर वो अपने इस जो उद्देश्य था उनका उसमें सफल नहीं हो पाए। अब इससे आगे यदि हम चलें तो लगभग 1500 ईस्वी से लेकर के और कह सकते हैं लगभग 1700 ईस्वी के बीच में भी विज्ञान की, इस रसायन विज्ञान के क्षेत्र में काफी सारा
हम कह सकते हैं डेवलपमेंट हुआ। इसमें एक मुख्य साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। इन्होंने अपना काफी योगदान दिया, क्योंकि ये जो समय था 1500 से 1700 ईस्वी का, इस ईस्वी में मुख्य रूप से जो डेवलपमेंट हुआ वो गैसों के क्षेत्र में हुआ। गैसों के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का एक क्षेत्र है, जैसे ठोस द्रव गैस की बात करें तो गैसों के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। और यहीं पर एक साइंटिस्ट थे जिसे हम कहते हैं रॉबर्ट बॉयल। आपको ध्यान होगा केमिस्ट्री में आपने शुरुआत से ही जब भी केमिस्ट्री पढ़ी है और गैसों के संदर्भ में बात आई है, हमेशा आपने बॉयल का नियम पढ़ा है। वो बॉयल का नियम इन्हीं फेमस साइंटिस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और आपको ध्यान हो वो किसके संदर्भ में था? आदर्श गैस के संदर्भ में था। और आदर्श गैस के संबंध में बॉयल ने जो नियम दिया था वो यह दिया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन होता है वह उसके दाब के व्यतक्रमानुपाती होता है। तो यानी कि इन्होंने क्या नियम दिया? ताप यदि स्थिर कर दिया जाए तो गैस का जो आयतन होता है वो दाब के व्यतक्रमानुपाती होता है। यह हमारा क्या था? बॉयल का नियम। तो 1500 से 1700 ईस्वी के बीच में रसायन विज्ञान के गैसों के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। वहीं पर हमने कहा रॉबर्ट बॉयल का यह आदर्श गैस के संबंध में यह नियम प्रस्तुत किया गया, जिसका हम आज भी प्रयोग कर रहे हैं। मेन बात ये। अब हम बात करें इसके बाद जो शुरुआत हुई वह लगभग हुई 1800 से लेकर के आगे तक, यदि हम कहें लगभग 1700 से कह लीजिए, 1700 से लेकर के 1800 ईस्वी की लगभग यदि बात करें तो यहां पर एक फेमस साइंटिस्ट थे जोसेफ, जिसे हम नाम देते हैं जोसेफ प्रिस्टले। प्रोस्टले क्या कहते हैं? जोसेफ प्रिस्टले की एक फेमस खोज ये रही कि उन्होंने लेबोरेटरी में ऑक्सीजन का आविष्कार किया। ऑक्सीजन तो आपको पता है वातावरण में बहुतायत मिलती है, लेकिन लेबोरेटरी लेवल पे उसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। किसकी? ऑक्सीजन की। और इसी के आगे इसी युग में एक और फेमस साइंटिस्ट रहे जिसे हम कहते हैं लेवोजियर। लेवोजियर ने जो जोसेफ प्रिस्टले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी, जिस प्रयोग को करके उस प्रयोग को इन्होंने क्या करी? सैद्धांतिक मंजूरी करी। अपने द्वारा क्या करा? उसको हम कह सकते हैं टेस्ट करके ये कहा कि हाँ यह प्रयोग बिल्कुल सफल है। साथ ही लेवोजियर ने और भी बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, लेकिन इनका एक सबसे प्रमुख जो सिद्धांत था वो यह था, इन्होंने कहा था दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इनका यह सिद्धांत था यह काफी ज्यादा फेमस था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत भी प्रस्तुत किए थे। इसीलिए लेवोजियर को हम कहते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक या पिता भी कहते हैं। यह आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता भी इनको कहा जाता है। तो यह इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब उसके बाद करी जाए, यदि हम 19वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तेजी से उन्नति हुई। और यहीं पर हम जो सबसे फेमस हमारे नियम होते हैं रासायनिक विज्ञान के, जिसे हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम, उनकी शुरुआत हुई थी। रासायनिक संयोग के नियम आपने पढ़े होंगे। रासायनिक संयोग के नियम, पहली बात तो रासायनिक संयोग के नियम होते क्या है? रासायनिक संयोग के नियम का अर्थ है कि वे नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए उसको जिन नियमों का अवश्यमेव यानी कि जरूरी कंपल्सरी रूप से जिनका पालन उसको करना होता है रासायनिक अभिक्रिया को, उन नियमों को ही हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। और इसी चैप्टर में हम बाद में काफी डिटेल में इन सारे के सारे नियमों को एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ध्यान हो तो इसमें कौन कौन से नियम आते थे? हमारा तो सरल अनुपात का नियम, सरल अनुपात का नियम होता था, गुणित अनुपात का नियम होता था, गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम होता था। इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता था। तो यह सारे के सारे नियम क्या आते हैं? जिसे हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो हमारी रसायन विज्ञान है इसका इस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद में आप जानते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी, इसके अलावा से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की खोजें होना, इसके अलावा हम कह सकते हैं डाल्टन ने अपना परमाणु का जो परमाणुवाद का जो सिद्धांत था वह प्रस्तुत किया। तो ये सारी के सारे डेवलपमेंट 19वीं शताब्दी के बाद आए सामने। तो मुझे लगता है कि जो विकासवाद की जो बात है कि रसायन का विकास किस प्रकार से हुआ, अब इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी हो गई होगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रसायन विज्ञान के विकास के बाद अब हम चर्चा कर रहे हैं रसायन विज्ञान के महत्व की। हमारा यहाँ पूरी इस सीरीज में, यानी कि केमिस्ट्री जो हम 11th की कर रहे हैं, इसमें पूरा हमारा फोकस रहेगा कि आपको एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को पूर्ण रूप से आपको समझाया जाए, चाहे वो एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल पोर्शन हो, बुक का प्रत्येक पॉइंट हो, या फिर उसके पीछे की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हो। इन दो चीजों को हम कोशिश करेंगे कि आपको पूर्ण रूप से करवाएं, कहीं पर भी कोई कमी ना रह पाए। तो आपकी किताब में पहले चैप्टर में जो पहला टाइटल है, हेडिंग है, वह है रसायन विज्ञान का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमने यह तो समझ लिया कि रसायन विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ, लेकिन आप समझते हैं, आप जानते हैं कि किसी भी चीज का विकास केवल तभी होता है जब हमें उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अब हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारे को रसायन विज्ञान के विकास की क्या आवश्यकता थी, किन किन क्षेत्रों में यह अपना योगदान देता है। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में। पहला हमारा आ रहा है कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या उपयोग है, आप जानते हैं। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हम उसको मानते हैं कि जब पैदावार अधिक से अधिक हो, कम क्षेत्र में जब अधिक से अधिक पैदावार होती है, तो हम कहते हैं ये कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और इसका काफी अधिक श्रेय जो जाता है वह जाता है हमारे रसायन विज्ञान को, क्योंकि रसायन विज्ञान ने ही ऐसे ऐसे नए नए हम कह सकते हैं उर्वरकों की खोज करी, इसी प्रकार के ऐसे ऐसे दवाइयों की खोज करी जिनके द्वारा पैदावार में वृद्धि हुई। क्योंकि इसके दो डायमेंशन थी, दो तरीके थे। एक तो ऐसे उर्वरक जिसके द्वारा पैदावार अच्छी हो, और दूसरा ऐसे रसायन जिनके द्वारा हम पौधों पर लगने वाली विभिन्न जो बीमारी होती है, कीड़े होती हैं, उनको हम क्या करें, दूर कर पाए। तो इन दो चीजों के द्वारा हमने क्या करी, कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान ने बहुत अधिक अपना क्या करा, योगदान दिया। दूसरी बात करी जाए दूसरे क्षेत्र में, तो हम कह सकते हैं पर्यावरण के क्षेत्र की बात यदि करी जाए, पर्यावरण। अब पर्यावरण के क्षेत्र में क्या उपयोग हो सकते हैं रसायन विज्ञान के, आप जानते हैं कि हमारे इस समय जो ग्लोबल रूप से जो एक विशेष मुद्दा चल रहा है पर्यावरण का, वो पर्यावरण प्रदूषण का चल रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि यह माना जा रहा है कि सबसे ऊपर हमारी जो पृथ्वी का पूरा वायुमंडल है, इसके सबसे ऊपर की तरफ एक परत है जिसे हम कहते हैं ओजोन परत, और ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रही है। और ओजोन परत का आप यह भी जानते हैं जो काम है वो यह है कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण है उनको वो वापस भेज देता है। यदि ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो कि काफी स्थानों पर हो भी चुकी है, तो वहां से सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के भीतर प्रवेश कर जाएंगी और उसके विभिन्न प्रकार से क्या है, नुकसानदायक उसके परिणाम है। तो इन चीजों को दूर करने में भी रसायन विज्ञान हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। आप जानते हैं कि ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC गैसेस जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा नुकसान होता है। और रसायन विज्ञान का यह काम है कि जिन जिन उपकरणों में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता है, वहां पर कुछ सब्स्टिट्यूट इसका कुछ निकाल दिया जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे रसायन का उपयोग किया जाए जो कार्य तो ठीक इसी प्रकार से करे, लेकिन वो ओजोन परत को क्या करे, नुकसान न पहुंचाए। ठीक इसी प्रकार से रसायन विज्ञान का हम उपयोग कर सकते हैं जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। अब जानते हैं ग्रीन हाउस गैसों में जो हमारी होती है, ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ये क्या करती है कि जैसे जैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वातावरण का जो ताप है, वायुमंडल का जो ताप है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रभाव को दूर करने के लिए भी रसायन विज्ञान में काफी अधिक वर्क हो रहा है। तो इस प्रकार से हम पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में कह सकते हैं, आप पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार के हम कह सकते हैं हानिकारक जो चीजें हैं या गैसें हैं, उनको दूर किस प्रकार से किया जाए, इस फील्ड में रसायन विज्ञान क्या कर रहा है, अपना योगदान दे रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें जाए तीसरे नंबर पे यदि बात करें, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कह लीजिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का काफी अधिक उपयोग है। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर के क्षेत्र में कैसे हो जाएगा, बिल्कुल है, कंप्यूटर के क्षेत्र में आप सुन रहे होंगे आजकल एक हार्ड डिस्क चलती है जिसे हम कहते हैं SSD, या फिर आपने सुना होगा अर्धचालकों के बारे में, अर्धचालकों के बारे में, यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, यानी कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तरीके के।
तो उनका डेवलपमेंट, ऐसे पदार्थों का डेवलपमेंट जिनका मुख्य रूप से कंप्यूटर क्षेत्र में उपयोग करता है, उनका भी डेवलपमेंट रसायन विज्ञान के द्वारा ही किया गया है। और आप जानते हैं एसएसडी जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, उसका मेन काम होता है, उसके अंदर डाटा ट्रांसफर रेट बहुत तेजी से होता है। तो आजकल एक्सटर्नल एसएसडी भी आ रही है और आप देख रहे हो कंप्यूटर में एसएसडी हार्ड डिस्क लगी भी आ रही है। तो कंप्यूटर क्षेत्र में इसका योगदान है। इसके अलावा हम कह सकते हैं चौथा प्रकार यदि हम लें तो हम कह सकते हैं भोज्य पदार्थों के संरक्षण में, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में यानी कि प्रिजर्वेशन में। आप देख रहे होंगे आजकल मैक्सिमम चीजें आपके अगल बगल यदि देखिए, चाहे वो पैकेट में बंद हुए हुए कोई चिप्स हो गए, या कुछ हम कह सकते हैं कुछ नमकीन हो गई, या फिर आप कह सकते हैं बिस्कुट हो गए, उन सब में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो जल्दी से खराब ना हो पाए। इसके अलावा आप गर्मियों के समय में कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते हैं। इसके अलावा आप डब्बे में बंद हुए खाने का उपयोग करते हैं, या इसके अलावा आप अन्य जो भी भोज्य पदार्थ जो पैकेटों में बंद होकर के आ रहे हैं, यहां तक कि आप दूध का भी जो इस्तेमाल करते हैं, उन सब को क्या करा जाता है, इस प्रकार से उनमें केमिकल्स बहुत कम मात्रा में डाले जाते हैं जिसके द्वारा वो देर तक क्या रहें, सुरक्षित रहें और वो जल्दी से खराब ना हो पाए। तो इन चीजों में भी क्या कर रहा है, रसायन विज्ञान अपना विशेष योगदान दे रहा है। अगली यदि हम बात करें तो हम अगली बात कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा क्षेत्र होता है वो होता है मेडिकल क्षेत्र, यानी कि औषधि विज्ञान में, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में तो रसायन विज्ञान का हम कह सकते हैं एक तरफा योगदान है। आप बुखार के लिए प्रयोग होने वाली जो पैरासिटामोल होती है, कौन सी, जो बुखार में आप प्रयोग करते हैं पैरासिटामोल, इसका भी जो निर्माण होता है वो रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है, यानी कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही इसका निर्माण किया जाता है। इसके अलावा जो मेन बीमारियां चल रही हैं, जैसे आप देखें कैंसर जो बीमारी चलती है, तो कैंसर के लिए जो उपयोग किया जाता है वो टैक्सोल एक मेडिसिन होती है, उसका उपयोग किया जाता है, या इसके अलावा दूसरी मेडिसिन होती है सिस्प्लाटिन, इसका भी प्रयोग किया जाता है कैंसर में। इसके अलावा एड्स में जो दवाइयां उपयोग आती हैं, ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा फील्ड है, मेडिसिन का जो फील्ड है, ये पूरा रसायन विज्ञान की ही देन है। तो आप देख रहे होंगे कि जो मेडिकल फील्ड है वो तो पूरा हम कह सकते हैं एक लाइफ सेविंग हमारा फील्ड है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र है कि इसके बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप ही खुद ही सोचिए, यदि हल्का सा बुखार आ जाए तो आप काफी बेचैन हो जाते हैं, सिर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए तो कितनी परेशानी होती है। तो उन सब के लिए जिन भी मेडिसिन का आप यूज करते हैं वो सब रसायन विज्ञान की ही देन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान का काफी अधिक महत्व है। तो आप इसे चाहें तो नोट कीजिए। फिर हम यहां से शुरुआत करते हैं कि आखिर हमारे द्रव्य और द्रव्य के कितने अधिक हम कह सकते हैं प्रकार हैं, उसके उन पर चर्चा करेंगे। अब हम एनसीईआरटी की किताब में जो सेकंड टॉपिक हमारा दिया हुआ है उस पर चर्चा करते हैं, और वो टॉपिक है हमारा द्रव्य की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ मैटर। पहली बात कि आखिर द्रव्य होता क्या है। द्रव्य जिसे हम मैटर कहते हैं, द्रव्य एक हम कह सकते हैं उसके दो गुण हैं। यदि किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज में ये दो गुण आपको पाए, दो गुण आपको मिलते हो, तो हम कहेंगे वो क्या है, द्रव्य। तो द्रव्य के मुख्य रूप से दो गुण क्या है। पहला गुण है कि वह कुछ हम कह सकते हैं स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। स्थान घेरता है को हम एक टेक्निकल जो हमारा भौतिकी में शब्द आता है उसे हम कहते हैं आयतन, यानी कि उसका कुछ ना कुछ आयतन होता है। सेकंड हम कहते हैं कि कोई भी यदि वस्तु है, यदि उसका कुछ द्रव्यमान हो, तो यदि किसी वस्तु पे, किसी भी पदार्थ में यह दो गुण हो कि वह स्थान भी घेरे, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान भी हो, तो हम उसको हम कहते हैं द्रव्य है। इस हिसाब से देखा जाए हमारे अगल बगल कुछ भी आप देख लीजिए, चाहे वो व्हाइट बोर्ड है, चाहे मेरे हाथ का ये मार्कर है, चाहे मैंने जो शर्ट पहनी है वो है, या मैं खुद स्वयं हूं, या ये पृथ्वी है, या आप स्वयं हैं, यह सब के सब क्या है, द्रव्य ही हैं। तो वह सारी की सारी वस्तुएं जो कि स्थान घेरती हो, जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वे सभी के सभी द्रव्य ही कहलाती है। और हमारे अगल बगल चाहे कोई गैस ही क्यों ना हो, वह सब किसकी श्रेणी में आती है, द्रव्य की ही श्रेणी में आती है। तो द्रव्य की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई कि द्रव्य वह पदार्थ जो कोई स्थान घेरे, कोई जिसका कुछ द्रव्यमान हो, वह क्या होगा, द्रव्य कहलाएगा।
अब द्रव्य को जब हम समझते हैं तो इसको कैटेगराइज करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं दो आधार पे। एक होता है भौतिक अवस्थाओं के आधार पर और दूसरा होता है रासायनिक आधार पर। तो पहला हम द्रव्य का अध्ययन कर रहे हैं, जो द्रव्य है इसका अध्ययन कर रहे हैं किस आधार पर? भौतिक आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर। और द्रव्य को भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा ठोस, दूसरा होता है हमारा द्रव और तीसरी हमारी अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं गैस। आपने पिछली क्लासेस में इनको बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, जिसे हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि ठोस जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। पहला क्या है हमारा? ठोस, जिसे हम क्या कहते हैं? सॉलिड। जो सॉलिड्स होते हैं उनके क्या गुण होते हैं? द्रव्य की वह अवस्था जिसका कि कुछ निश्चित आयतन हो, जिसका कि आकार निश्चित हो, वे हमारा क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। आपने देखा होगा, आप कोई पत्थर लीजिए, उस पत्थर की क्या खास बात आप देखेंगे कि उसका आकार निश्चित होगा, उसका आयतन होगा, वह निश्चित होगा। तो जिसका आकार तथा आयतन निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, वह हमारा क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। पहली बात। दूसरी, इस ठोस के अंदर क्या खास बात होती है? इसके अंदर खास बात यह होती है कि यह जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, वह कण एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं। अत्यंत समीप का अर्थ है कि वह मुक्त रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते। वो जिस स्थान पर हैं वहीं उसी स्थान पर वाइब्रेट कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं, लेकिन वो गति नहीं कर सकते। यदि ठोसों की संरचना के बारे में कहें कि ठोस जिन से मिलकर के बने होंगे वो किस प्रकार से होंगे, तो हम कह सकते हैं ये ठोस इस प्रकार से होंगे। ये हमारे ठोसों की संरचना है, एक प्रकार से ये हमारे ठोस हैं। तो इनके कणों के बीच में आप अणु कह सकते हैं या परमाणु कह सकते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। इसके अणु स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, केवल अपने ही स्थान पर रह करके केवल कंपन कर सकते हैं। तो द्रव्य की ऐसी अवस्था को हम क्या कह देते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल आप कोई भी चीज ले लीजिए, चाहे ये मार्कर ही या ठोस अवस्था में, कोई पत्थर है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, ये सब कैसी अवस्थाओं में? ठोस अवस्था में होती है। इनकी खास बात, यदि धक्का भी लगाया जाए, थोड़ा सा फोर्स लगाया जाए, तो ये जल्दी से इनका आकार भी नहीं बदलता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ठोस। दूसरी जो अवस्था होती है द्रव्य की, उसे हम कहते हैं द्रव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड, लिक्विड्स। तो क्या आता है? इसकी क्या खास बात होती है? इसी की चर्चा यदि करें तो जिस प्रकार से ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, आयतन निश्चित है, लेकिन आकार अनिश्चित है, आकार अनिश्चित है। आकार अनिश्चित क्यों है? आप देखते होंगे द्रव क्या चीजें हुई, जैसे जो भी लिक्विड होते हैं जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, वे सब हमारे द्रव कहलाते हैं। तो क्या चीजें हैं? जैसे आपने देखा होगा जल हो गया या दूध हो गया या कैरोसिन हो गया, यह सब हमारे क्या होते हैं? द्रव अवस्था में आते हैं। अब इनका आयतन तो निश्चित होता है, यानी कि आप 1 लीटर यदि दूध लें या 1 लीटर यदि जल लें, उसे आप किसी बॉक्स में डाल दें, किसी डब्बे में डालें, या आप उसे किसी बाल्टी में डालें, आप उसे किसी बोतल में डालें, जो 1 लीटर जो उसका आयतन है वो उतना का उतना ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। तो उसका आयतन तो क्या है? निश्चित, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। आप उस पानी को 1 लीटर जल को यदि बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, यदि आप उसे चौड़े से किसी प्रेशर कुकर में डालेंगे उसी का आकार ले लेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि द्रव का आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। अब यदि इसके अणुओं के बारे में चर्चा की जाए तो द्रव के जो अणु होते हैं, ये मान लेते हैं हम कोई द्रव ले रहे हैं, तो इसके अणु इसके अंदर एक दूसरे से डिस्टेंस पे रहते हैं, यानी कि कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। इसके अणु, द्रव के अणु द्रव के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, लेकिन वो द्रव को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकते। तो जहां ठोस में अणु एक दूसरे के समीप में होते थे, वे स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते थे, अपने स्थानों पर स्थिर रहते थे। उसके कंपैरिजन में यदि बात करी जाए तो जो द्रव के अणु होते हैं वो एक दूसरे से ठोस के अणुओं की तुलना में अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। यह द्रव के भीतर स्वतंत्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये द्रव के सतह को छोड़ करके बाहर नहीं जा पाते।
तो इसका अर्थ है इसके द्रव के दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल सबसे ज्यादा, इसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल ठोस से कम होता है। तो यह कौन सा हो गया, हमारा द्रव हो गया। अब द्रव की यदि तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था जो हमारी होती है उसको हम कह देते हैं गैस। और गैस आप जानते हैं कि जल को ही यदि हम गर्म करें तो उससे जो भाप बन जाती है वही हमारी एक प्रकार से क्या है, गैस है। और गैस की क्या खास बात है, यदि गैस को परिभाषित करें तो हम कहते हैं गैस का न तो आयतन निश्चित होता है न ही इसका आकार निश्चित होता है। आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित होते हैं, ये निश्चित नहीं होते आयतन तथा आकार। क्योंकि गैस को यदि आप किसी छोटी सी शीशी में डालेंगे तो वो उसी का आकार ले लेगी और उसका आयतन उतना ही हो जाएगा। आयतन तो आप समझते हैं ना, स्थान कितना घेरती है कोई चीज, वही क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब यदि आप इत्र की शीशी से थोड़ा सा इत्र यदि निकाल देते हैं तो पूरी की उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, वो क्या है, हमारी गैस ही है। अब उसका आयतन क्या हो गया, उस कमरे के आयतन के बराबर हो गया। और इसका अर्थ है कि न तो उसका आयतन निश्चित होता है नहीं वो उसका आकार निश्चित होता है। यदि पहले शीशे में थी तो उसका आयतन तथा आकार दोनों शीशी के बराबर था। यदि उसे शीशी खोल दी तब उसका आयतन तथा आकार जिस कमरे में फैल गई उसी कमरे के बराबर हो जाएगा। तो गैस वह जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित हो। अब बात आती है कि यदि इसको जिन अणुओं से मिलकर के ये गैस बनी हुई है, यदि उनके संदर्भ में इसको समझें तो गैस के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल मुक्त होते हैं, एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं इस प्रकार से। तो इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है। यही कारण है कि एक अणु दूसरे अणु पर कोई ज्यादा बल नहीं लगाता आकर्षण बल, इसलिए अणु मुक्त रूप से चारों तरफ गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो यदि इन तीनों पे हम तुलना करें तो हम क्या कहेंगे, ठोस वो जिसका आकार आयतन निश्चित हो, द्रव वो जिसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है, और गैस जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित है। यदि आकर्षण बलों के बारे में तुलना करें, अणुओं के बीच में आकर्षण बल, तो ठोस पदार्थों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रवों में उससे कम होता है और गैसों में सबसे कम होता है। यदि अणुओं के बीच की दूरी की तुलना में बात करें तो गैस के जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसके अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होती है। द्रवों के अणुओं के बीच की दूरी ठोसों से अधिक होती है, लेकिन गैस के अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। इसलिए इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगता है, इसके अणुओं के बीच में आकर्षण लगता है, ये कि इसके अणु एक दूसरे पर कोई ज्यादा आकर्षण बल नहीं लगाते, इसलिए इसके अणु चारों तरफ फैल जाते हैं। इसलिए इसका जो आकार और आयतन है दोनों के दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो मुझे लगता है भौतिक आधार पर आप द्रव्य को अब आसानी से समझ गए होंगे। अभी हमने द्रव्य को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर उसका विभाजन किया, जिसको हमने 3 भागों में बांटा, द्रव्य को ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैस अवस्था। ठीक इसी प्रकार से हम रासायनिक आधार पर भी द्रव्य को अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हम इस टॉपिक को, जो रासायनिक आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण है, वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। यहां आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा जाते जाते कि यह माना जाता है कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरा का पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है वो 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक है हमारी ऊर्जा और दूसरा हमारा क्या है, जिसे हम कहते हैं द्रव्य। हम ऊर्जा जिसे हम कहते हैं एनर्जी और द्रव्य जिसे हम कहते हैं मैटर, इन 2 चीजों से मिलकर के पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये कपोल कल्पना हो, केवल ऐसा नहीं है कि ये केवल एक हाइपोथेसिस हो, यह एक परफेक्ट, आइंस्टीन ने इस पे एक रिलेशन भी दिया है। आपको ध्यान हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा E=mc² के बारे में पढ़ा होगा कि आइंस्टीन का यह कहलाता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। किसका है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। क्या कहता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध? इसके अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है।
इसका अर्थ है कि हमारे ब्रह्मांड की जो टोटल एनर्जी और मैटर है, यानी कि द्रव्य तथा ऊर्जा का जो योग है वो कांस्टेंट रहता है। इसका अर्थ है कि समय समय पर वही मैटर, वही द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और कभी किसी समय वही ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाती है। लगता है आपको इस समय हो सकता है यह बात आपको समझ में ना आए, क्योंकि आप यह तो समझते होंगे कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? आप अपने घरों पर जो मान लो लकड़ी जलाते हैं, तो आप देखते होंगे लकड़ी को जब जलाया जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा या ऊर्जा। जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, वही तो ऊर्जा है, ऊर्जा का ही तो एक रूप है। तो लकड़ी जिसका कुछ द्रव्यमान था, जब उसे जलाया जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करने के उदाहरण तो आपके जीवन में बहुत सारे हैं। आप देखते होंगे हम पेट्रोल का यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, या ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक क्वांटिटी होती है, इसकी मात्रा होती है, कुछ द्रव्यमान होता है और उसी को हम एनर्जी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। लेकिन आपने यह नहीं देखा होगा कि किस प्रकार कोई ऊर्जा को हम पकड़ के उसको द्रव्यमान में परिवर्तित कर लें। लेकिन यदि मॉलिक्यूलर लेवल पर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि ऊर्जा भी द्रव्यमान के पदों में कन्वर्ट हो जाती है। आप कक्षा 12 में आगे जाकर के एक पढ़ेंगे, एक अभिक्रिया हमारी होती है जिसे हम नाम देते हैं, जिसे कहते हैं युग्म उत्पादन, और दूसरी अभिक्रिया इसी की उल्टी होती है जिसे हम कहते हैं युग्म विनाश। युग्म उत्पादन अभिक्रिया क्या होती है? इस युग्म उत्पादन अभिक्रिया में एक फोटोन, क्या कह रहे हैं? फोटोन क्या है? एक ऊर्जा कण है, एक ऊर्जा के एक बंडल को, एक पैकेट को हम नाम देते हैं फोटोन। आप आगे की क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो फोटोन जो हमारा होता है, यह क्या होता है? ऊर्जा का एक बंडल होता है। और जब इसे द्रव्यमान में परिवर्तित होना होता है तो यह दो कणों में परिवर्तित हो जाता है। और वो कण क्या होते हैं? एक दूसरे के एग्जैक्ट विपरीत होते हैं। जैसे हम कहते हैं एक पॉजिट्रॉन एक कण उत्पन्न होगा, तो ठीक इसका दूसरा कण जो विपरीत कण होगा, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, ये दो कण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि ऊर्जा से उत्पन्न हो रहे हैं दो कण, ये दोनों कण हैं। इन दोनों कणों का क्या होगा? कुछ द्रव्यमान भी निश्चित रूप से होगा। तो ऊर्जा से कणों की उत्पत्ति, यानी कि ऊर्जा द्रव्यमान में परिवर्तित हो रही है। और दूसरी अभिक्रिया होती है युग्म विनाश की। उस युग्म विनाश की अभिक्रिया में कोई एक इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन आपस में संयुक्त होकर के क्या कर रहे हैं? फोटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन अभिक्रियाओं से हमें यह पता चलता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि मॉलिक्यूलर लेवल पे, एक बहुत सूक्ष्म लेवल पे यह कार्य हो सकता है, तो काफी बड़े लेवल पर भी यह काम जरूर होता होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही काफी है, क्योंकि आज की जो क्लास थी वो बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री की हम कह सकते हैं, बिल्कुल एक बेसिक आधारभूत सिद्धांतों के ऊपर आधारित थी। आगे के क्लास में ये काफी सारी एक्सपेंड होती जाएगी। वैसे भी आपका जो पहला चैप्टर है वो रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में, इस चैप्टर में हम पिछली क्लासेस में आपने जितना कुछ पढ़ा है उसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वही आपके आधारभूत सिद्धांत हैं जिनका उपयोग पूरी क्लास 11th की और 12th की केमिस्ट्री में आपको काफी अधिक वो क्या होंगे? उपयोगी साबित होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।